तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इथेनॉल की और थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है शुगर की। तो आज के स्टॉक का नाम है हमारा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। तो लेट्स बिगिन। एक बिजनेस ओवरव्यू हम देखते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की अगर हम बात करें कंपनी की तो 8,300 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक स्मॉल कैप बनाती है। और कंपनी का कारोबार मेनली शुगर सेक्टर में है। कंपनी के काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, 3 से 4 सेगमेंट्स हैं, बट शुगर 60 to 65% होल्ड करता है, इसलिए कंपनी का मेजॉरिटी हमने शुगर सेक्टर में रखा है। और इन्फॉर्मेशन जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है शुगर की इंडिया में और सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है इथेनॉल की। और आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इनके सीईओ हैं एस नारायणा प्रसाद और सीएफओ है ललित कुमार अग्रवाल और वहीं सीओओ आते हैं सचिन पराब। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कंपनी 1932 में शुरू हुई थी बाय विश्वनाथ डालमिया, जो कि डालमिया ग्रुप के अंडर आता है। और कंपनी का स्टार्टिंग में नाम द गंगा शुगर कॉरपोरेशन था। और 1993 में कंपनी ने खतौली में एक छोटे से सेगमेंट से शुरू करा था और बाय 1952 कंपनी ने फुल ओनरशिप ले ली थी खतौली शुगर प्लांट की। और 1989 में कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करा, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में आए जहां पे टरबाइन्स एंड गियर्स बनते हैं। अगर हम 2000 में बात करें, कंपनी ने एक मर्जर करा था अपने त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड वर्क लिमिटेड का, और जिससे कंपनी ने ये शुगर प्लांट जो कंपनी ने स्टार्टिंग में द गंगा शुगर के नाम से था वो अब त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज से हो गया है। और 2005 में कंपनी ने पावर सेक्टर में प्रवेश करा बाया दियोबंद एंड खतौली, जो इनके शुगर मिल्स थे। और 2007 में कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करी जीई ऑयल एंड गैस के साथ, जो कि एक यूएन बेस्ड कंपनी है। और ये अलायंस क्यों करा? उनके स्टीम टर्बाइंस और कंप्रेसर्स के लिए। और 2009 में कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी आ गई और जिससे कंपनी को हाइड्रो पावर और वेस्ट वाटर के प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। 2011 में कंपनी का एक डीमर्जर हुआ त्रिवेणी टरबाइन से और वो अब एक सेपरेट एंटिटी है और वो एक सेपरेट आइडेंटिटी से लिस्ट है एक्सचेंज में। और 2020 में कंपनी ने अपनी इथेनॉल कैपेसिटी बढ़ाई। सिंस सैनिटाइजर्स में भी यूज़ होता है, तो ड्यूरिंग कोविड-19 कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी, तो कंपनी ने केपेक्स का सोचा। और बाय 2020 कंपनी ने एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है जीई एरोस्पेस से, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, टुवर्ड्स इंडियन नेवी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टुवर्ड्स इंडियन नेवी की कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन डिफेंस में काम करती है। और ये एग्रीमेंट क्यों हुआ? गैस टर्बाइन्स बनाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, नोटेबल पॉइंट्स जो कि इस साल हुए हैं, तो उसमें भी थोड़ा हम ध्यान देते हैं। कंपनी ने अपनी इथेनॉल कैपेसिटी को एक्सपैंड करा है। कंपनी ने रोल्स रॉयस के साथ एक एमओयू साइन करा है जो इंडियन नेवी को सपोर्ट करेगा। और कंपनी ने एक मेजर एक्विजिशन करी है शुगर सेगमेंट के लिए, श्री शादीलाल इंटरप्राइजेस, जिससे हमें पता लग रहा है कंपनी अपनी शुगर सेगमेंट को भी एक्सपैंड और केपेक्स करने का देख रही है। कंपनी का पावर ट्रांसमिशन सेक्टर हम इन फ्यूचर डीमर्ज होता हुआ देख सकते हैं एक सेपरेट आइडेंटिटी के साथ, जैसे त्रिवेणी टरबाइन्स हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकेशंस की बात करें तो हम सबसे पहले शुगर डिस्टिलरी और पावर, ये 3 सेगमेंट्स के लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है खतौली, दूसरा देवबंद, तीसरा साबितगढ़, फिर चंदनपुर, फिर रानी नंगल, फिर मिलाक नारायणपुर, फिर रामकोला और एंड में शामली। ये टोटल 8 यूनिट्स है और इन 8 यूनिट्स में ये तीनों चीज़ें शुगर डिस्टिलरी अपना इथेनॉल अल्कोहल इन सबको कवर करता है, पावर जनरेशन, ये 3 सेगमेंट्स ये 8 यूनिट्स में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपनी के दूसरा सेगमेंट इंजीनियरिंग, जहाँ पे टर्बाइन्स एंड गियर्स बनते हैं, उसकी लोकेशंस देखते हैं। तो पहली लोकेशन आती है पीनिया बेंगलुरु में, जहाँ पे स्टीम टर्बाइन्स मैन्युफैक्चर होते हैं। दूसरा आता है मैसूरू में, जहाँ पे गियर बॉक्सेस, गियर्स और डिफेंस के लिए सिस्टम बनते हैं।
और तीसरा सेगमेंट आता है कंपनी का वाटर एंड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट। इसकी लोकेशन अभी कंपनी नोएडा में ऑपरेट कर रही है। म्युनिसिपैलिटी और ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट से वो सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करती है। चौथा सेगमेंट जहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व है वो है डिफेंस एंड मरीन सिस्टम्स। तो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस सेगमेंट में मैसूरू में है, जहाँ पे वो गियर बॉक्सेस, पम्प्स, टरबाइंस जो कि इंडियन नेवी के लिए यूज़ होती हैं, वो वहाँ मैन्युफैक्चर करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्टरल एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि काफ़ी सारे सेगमेंट्स है कवर करने के लिए, और ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स हमें थोड़ा सा जल्दी ये सेक्टरल एनालिसिस कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है शुगर। अगर हम शुगर की बात करें, इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर की, और वहीं सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर की, और ग्लोबली बात कर रहा हूँ। फर्स्ट में ब्राज़ील आती है। और एक बात कंपनी ने नोटिस करी है कि 2024 में जो शुगर केन का डेक होता है, मतलब जो फार्मर्स डेक लेते हैं शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, वो 473 करोड़ का, ये काफ़ी सब्सटैंशियल डेक डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2023। 2023 में अगर हम देखें 2300 करोड़ का डेट इस सेगमेंट में रीपे नहीं हुआ था, जो कि अगर हम कंपेयर करें तो 473 करोड़ से इस साल का सिर्फ, जो कि रीपे अभी तक नहीं हुआ है। ये काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट है, 5 गुना कम। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये साइकिल हेल्दी फ्लो कर रही है, ये एक सिंबल है। इस सेक्टर में आने वाले सेकेंड हाफ में हम 10% का प्राइस सर्च देख सकते हैं। और ये प्राइस सर्च क्यों हुआ है? अर्ली मिल शटडाउन ड्यू टू ड्रॉट इफेक्ट और अदर नेचुरल कैलामिटीज, बट प्राइसेस स्टेबल रहनी चाहिए, रेंज बाउंड के हायर साइड में रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ड्यू टू अबंडेंस ऑफ स्टॉक। अब हम इथनॉल के बारे में बात करते हैं। इथनॉल अल्कोहल थोड़ा कोरिलेटेड है आपस में। तो अगर हम इंडिया का अल्कोहल कंजम्पशन देखें तो 5.5 लीटर है पर ईयर, एक आदमी कितना अल्कोहल कंज्यूम करता है। और वहीं अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें तो 6.2 लीटर्स है, जिससे हमें पता लग रहा है कि अभी अल्कोहल का एवरेज इंडिया में बहुत कम है। पेनिट्रेशन अल्कोहल का इंडिया में भी बहुत कम है, और ये बाय टाइम जैसे आप खुद देख सकते हैं अल्कोहल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाइक में है। 90% ऑफ इथेनॉल जितना भी बनता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल हो जाता है, गवर्नमेंट नीड फॉर द ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स। तो इससे मार्केट भी स्टेबल रहती है और कंपनीज को डिमांड की टेंशन नहीं होती है कि अगर हमने बना दिया, प्रोड्यूस कर लिया, तो इतना बिकेगा कि नहीं, क्योंकि 90% ऑफ टोटल इथेनॉल तो सरकार ही खरीद रही है। 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रही है वाया वेरियस स्कीम्स, सॉफ्ट लोन, इंटरेस्ट सबवेंशन, सब्सिडीज, इन्वेस्टमेंट कर रही है इस सेक्टर में स्पेशली। आगे बढ़ते हैं, वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, इस सेगमेंट काफ़ी नया है, बहुत कम ही ऐसे लिस्टेड स्टॉक्स हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रही हैं। कंपनी के एनालिसिस से पता चल रहा है कि बाय 2030 वाटर की डिमांड ट्वाइस होने वाली है। ये सेगमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सेक्टर्स को इम्पैक्ट करती है, जैसे स्टील, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर। त्रिवेणी की ऑर्डर बुक अभी 386 करोड़ है। अब हम आते हैं पावर ट्रांसमिशन में। तो अगर हम पावर ट्रांसमिशन की टोटल मार्केट देखें तो 500 मिलियन के आसपास है, और वहीं अगर हम हाई स्पीड गियर्स देखें तो 30 से 50 मिलियन के आसपास है। और पावर ट्रांसमिशन के सेगमेंट में भी कंपनी की ऑर्डर बुक 375 करोड़ है। तो जैसा मैंने आपको वाटर ट्रीटमेंट में भी बताया, ऑर्डर बुक का मतलब क्या होता है हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। और जैसा हमने लोकेशंस में देखा था कि कंपनी मैसूरू में भी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर रही है, जिससे वो इंडिया के डिफेंस क्लाइंट्स केटर कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर 61% होल्ड करते हैं, और वहीं रिटेल 24%। DII का भी काफ़ी अच्छा होल्ड है इस कंपनी के अंदर 9.5, और FIIs भी 5.6% होल्ड रखते हैं। यहाँ पे आप DIIs और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आप DIIs और FIIs के नाम पढ़ सकते हैं। अब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल्स में सबसे पहला आता है PE। और अगर हम आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो हम PE कैसे देखते हैं, जैसे हम एक कंपनी ले लेते हैं, LNT ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। LNT का PE देखेंगे और फिर हम कंस्ट्रक्शन का एवरेज PE देखते हैं, और उसको कंपेयर करके फिर हम ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं।
बट सिंस त्रिवेणी काफ़ी सारे सेगमेंट्स में है तो इसका पीई निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमने अपना बेस्ट ट्राई करा है। तो अगर हम शुगर के सेगमेंट में देखें, शुगर ऑन इथेनॉल के सेगमेंट में, तो इनका पीई मेनली कम रहता है, 14.5 के आसपास है। वहीं कंपनी का पीई 34 से 35 है। यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल पीई सेम ही है। और अब हम पावर ट्रांसमिशन के सेक्टर में देखें तो उनका एवरेज पीई 30 to 35 है। ये पावर ट्रांसमिशन है, इसमें मार्जिन्स काफ़ी हाई रहते हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी होती है, तो इसलिए इनका पीई मेजरली ऑन हाई एंड काम करता है। वाटर और वेस्ट वाटर इंफ्रा की बात करें तो इनकी ऑर्डर बुक हाई रहती है, और ये अभी काफ़ी नया सेगमेंट है तो इसमें तो हमारे पास डेटा नहीं है उतना, बट अगर हम एक इंडस्ट्री एवरेज कैलकुलेट करें वो 30 से 40 के आसपास है। ये पीई में मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि जैसे शुगर हो गया, इथेनॉल हो गई, ये चीज़ें काफ़ी साइक्लिकल इन नेचर रहती हैं और ये मेनली रिटेल में काम होता है इनका, तो इनके मार्जिन्स भी काफ़ी लो होते हैं। मार्जिन्स लो होने के नुकसान है, पी भी लो होगा आपका। और वहीं पावर ट्रांसमिशन और वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पी काफ़ी हाई ऑपरेट होते हैं बिकॉज इनके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी हाई होते हैं, तो इनके पी काफ़ी हाई होते हैं। अगर हम मोर ओवर देखें तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यू भी नहीं है ना ही ओवर वैल्यू है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पीजी देखते हैं। अगर हम पीजी कैलकुलेट करें कंपनी का तो -85 से -0.3 है। एक चीज़ है, कंपनी का पीईजी नेगेटिव क्यों है, या कंपनी का पीईजी नेगेटिव कब कब होता है, जब कंपनी की ग्रोथ, या तो आप इनडायरेक्टली सेल्स बोल लीजिए, जब कंपनी की सेल्स नीचे जाती है तो कंपनी ग्रो भी नीचे कर रही होगी, तो इसलिए नेगेटिव होती है तब। और कंपनी के नेगेटिव होने के बावजूद हमने इस एनालिसिस में क्यों रखा है, आपने पिछली स्लाइड्स में भी देख लिया। कंपनी जी एरोस्पेस के साथ अलायंस बनाया है, कंपनी ने 10 साल का एग्रीमेंट साइन है, रोल्स रॉयस के साथ एमओयू साइन है, ऑर्डर बुक्स आपने देख लिया दोनों सेगमेंट्स की। तो ये फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इनका पीजे नेगेटिव में दिख रहा है। हम आने वाले टाइम में पीबीटी भी इसका अगली स्लाइड में हम देखेंगे, तो उससे आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वही मैनेजमेंट ने भी बताया है, कंपनी के पास लार्ज ऑर्डर बुक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है टुवर्ड्स इथेनॉल, तो कंपनी मैनेज करेगी और ये पीजी नेगेटिव से पॉजिटिव में भी आएगा। और डिविडेंड की बात करें तो कंपनी पिछले 7 सालों से डिविडेंड दे रही है, 2018 का मैंने नहीं गिना है जान के। एक मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा डिविडेंड सेक्शन में, आप ये कंपनी को डिविडेंड्स के लिए मत लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कंपनी 3 से 5 सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही है। आने वाले टाइम में कंपनी को कैश की ज़रूरत पड़ेगी और कंपनी या तो डेट उठाएगी या तो कंपनी के पास जो कैश है उससे वो यूज़ करेगी। कंपनी आज डिविडेंड दे रही है, कल नहीं देगी, ऐसी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी सिंस इन मल्टीपल सेगमेंट्स में काम कर रही है। तो आप ये स्टॉक डिविडेंड के लिए मत लीजिएगा, ये स्टॉक कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पीबीटी जैसा हमने पहले बताया, तो आप यहाँ पीबीटी देख सकते हैं, पिछले 2014 से 2015 में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में थी, और नेगेटिव में थी मतलब कैश बर्न कर रही थी। 2016 से कंपनी ने प्रॉफिट शुरू करा है, और आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि 2023 में आप एक सडन स्पाइक देख सकते हैं प्रॉफिट में, और ये प्रॉफिट में सडन स्पाइक का रीज़न कंपनी बताती है राइजिंग शुगर प्रोडक्शन। और 2023 में शुगर केन ज़्यादा क्रश हुए थे, लंबे समय तक शुगर सीजन था, एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया था, और सब्सिडरी गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज दी थी इस सेगमेंट के लिए, और इथेनॉल का एक्सपेंशन हुआ था। सिंस मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट 90% ऑफ द इथेनॉल प्रोड्यूस टोटल ले लेती है, तो इथेनॉल का केपेक्स करा था कंपनी ने, और 100 करोड़ की इंजीनियरिंग ग्रोथ, इसका मतलब है कंपनी के इंजीनियरिंग वाले सेगमेंट में टॉप लाइन 100 करोड़ का रेवेन्यू दिखा था। और वो रेवेन्यू कैसे दिखा था, कंपनी को काफ़ी ऑर्डर्स आए थे रिन्यूएबल एनर्जी से, वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर्स से, तो इसलिए 4x हम प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं 2023 में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस 2014 में नेगेटिव से 2025 में 11,
जो कि फेयरली डिसेंट है। कोई कंपनी जो इतने सारे सेगमेंट्स में काम कर रही हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कंपनी के टोटल 4 सेगमेंट्स हैं। अब हर साल कोई ना कोई एक सेगमेंट तो नीचे आता है। अब किसी दिन एक सेगमेंट नीचे आएगा, किसी दूसरे साल दूसरे सेगमेंट नीचे आएंगे। इतने सारे सेगमेंट्स होने के बावजूद कंपनी ने 11 के ईपीएस मेंटेन करा है। बट ऑन अ फर्दर साइड ईपीएस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और ग्रोथ ओरिएंटेड है। और अगर हम वहीं डेट टू एसेट की बात करें, कंपनी के पास डेट 2000 करोड़ है और वहीं एसेट 6200 करोड़ के आसपास है, जो कि इसका डेट टू एसेट 0.3 कर देता है। और अगर आपको डेट टू एसेट नहीं पता तो कंपनी के पास अगर ये 0.3 नंबर है और ये नंबर अगर 1 से बड़ा आता तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेट रिलायंट है। कंपनी के पास लॉस बुक हुआ तो कंपनी के पास उतने एसेट्स नहीं हैं जिससे वो अपनी सारी लाइबिलिटी पे ऑफ करे। ये नंबर अनटिल अनलेस 1 से कम है या 1 है तो ये फेयरली वैल्यूड है और कंपनी अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग 100 करोड़ है। और ये 100 करोड़ का रीज़न मैं बताता हूँ। कंपनी के प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी की इन्वेंट्री कंसिस्टेंटली डिक्लाइन में है। और कंपनी की इन्वेंट्री डिक्लाइन में है अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो इसका मतलब है कंपनी की डिमांड है मार्केट में और इन्वेंट्री इसलिए कम हो रही है। अगर इन्वेंट्री पॉजिटिव में होती तो इसका मतलब है कंपनी की डिमांड नहीं है मार्केट में, तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। बट सिंस कंपनी की इन्वेंट्री डिक्लाइन में है तो काफ़ी एक अच्छा साइन है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखें तो नेगेटिव 359, मोटा मोटा 360 करोड़ दे सकते हैं। इन्वेस्टिंग नेगेटिव, ये भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपनी केपेक्स के लिए। जैसा कैश फ्लो पढ़ के मैं बता सकता हूँ, कंपनी एसेट्स खरीद रही है और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मोटा मोटा 263 करोड़ दिखा रहा है, जिसका मेजर रीज़न है कंपनी डिविडेंड्स पे कर रही है और डेट्स पे ऑफ कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। अगर डिविडेंड्स पे ऑफ भी नहीं होते बट डेट्स पे ऑफ हो जाते तो भी कंपनी काफ़ी अच्छा करती। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पीयर्स की बात अगर हम करें तो हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप इन सबको प्लेस करा है। यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे शुगर सेक्टर में ईआईडी पैरी का नाम क्यों नहीं है। हमने यहाँ पे ईआईडी पैरी का इसलिए नाम नहीं रखा क्योंकि ईआईडी पैरी शुगर के साथ साथ और भी एग्रीकल्चर नीश में है, वहीं हम यहाँ मेनली फोकस करना चाहते हैं शुगर में। तो हम स्क्रीनिंग करते हैं। अब सबसे पहला रेड फ्लैग आता है डेट। किस कंपनी में डेट ज़्यादा है? त्रिवेणी इंजीनियरिंग का डेट है 1900 करोड़। अगर हम उससे डेट कंपेयर करें तो बलरामपुर चीनी का काफ़ी ज़्यादा है, तो बलरामपुर चीनी पे हम क्रॉस कर देते हैं। फिर आता है रेणुका शुगर्स, हम रेणुका शुगर्स पे भी क्रॉस कर देते हैं। अब आता है पिकाडिली एग्रो और बनारी शुगर। शुगर एग्रीकल्चर सेगमेंट में आता है, एक सेगमेंट की भी काफ़ी नीच में है, तो प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं। लोग जैसा शुगर है, शुगर काफ़ी ज़्यादा साइक्लिकल इन नेचर है। बहुत आर्टिकल्स हैं कि शुगर साइक्लिकल या सीजनल इन नेचर नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स करे हैं, बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं साइक्लिकल पैटर्न तोड़ने के लिए, बट अकॉर्डिंग टू मी शुगर अब भी साइक्लिकल ही है। हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ये शुगर सेक्टर है अगर ये कंसोलिडेशन में जाता है तो काफ़ी लंबे पीरियड के लिए जाता है, कम से कम 1 से 3, 2.5-3 साल के लिए कंसोलिडेट हो जाता है। एक ही रेंज में घूमता रहता है। तो अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो सिंस मैंने जैसा आपको बताया त्रिवेणी इंजीनियरिंग काफ़ी सेगमेंट्स में है, वेस्ट वाटर, पावर ट्रांसमिशन, इथेनॉल, इन सब में है, तो कहीं ना कहीं से पुश मिल जाएगा इससे कंपनी को। तो इसलिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग बाकी के कंपैरिजन में काफ़ी सही है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बलरामपुर चीनी और रेणुका शुगर भी काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। इनको मैंने त्रिवेणी से इसलिए कंपेयर नहीं करा, डेट है। अगर मैं आने वाले टाइम में इनके ऊपर भी एनालिसिस बना सकता हूँ, बट अभी के टाइम में इनमें डेट काफ़ी ज़्यादा है।
इसलिए मैंने इनको कंसिडर नहीं करा है। अब हम आते हैं फाइनल सेक्शन में, कंक्लूजन में। कंक्लूजन में अगर हम देखें, शुगर की अगर हम बात करें तो कंपनी ने बताया है ड्यू शुगर सीजन इस बार जल्दी स्टार्ट हो गया है, और जल्दी स्टार्ट होने का रीज़न है अर्ली दिवाली। इससे हमें बेटर रिकवरी और ज़्यादा लंबा टाइम मिल रहा है क्रशिंग करने के लिए। और जैसे मैंने बताया, मैनेजमेंट भी वही बता रही है कि प्राइसेस शुगर के रेंज बाउंड रहने वाले हैं, बट टुवर्ड्स एन अपवर्ड बायस। Q4 में मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसा कंपनी बता रही है, ड्यू टू इन्वेंट्री जो बिकेगी हाई प्राइस में बिकेगी, और फ्यूचर मार्जिन्स डिपेंड ऑन शुगर केन प्राइसेस, ऐसा कंपनी का दावा है। और अल्कोहल की अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना है कि आने वाले टाइम में अगर मेज के प्राइसेस और बढ़ते हैं तो कंपनी के मार्जिन्स भी बढ़ेंगे इस सेगमेंट में। तो अगर मेज के प्राइसेस इफेक्ट हुए या बढ़े तो आने वाले टाइम में आप अल्कोहल के सेगमेंट में प्रॉफिट ज़्यादा देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये मैनेजमेंट रिसर्च में है, क्योंकि करंट राइस का प्राइस अभी 22.5 पर किलो है, जो कि काफ़ी अनअट्रैक्टिव है और मार्जिन्स काफ़ी थिन है। अगर प्राइस इसी लेवल पे सस्टेन करेगा तो मार्जिन्स काफ़ी थिन रहेंगे इन कंपनीज के। अब हम आगे बढ़ते हैं। पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक थी 475 करोड़ की 2024 में, जो कि टिल March 31, 2025 पे 389 करोड़ के ऑर्डर बुक अभी भी सस्टेन कर रही है। मतलब इतने प्रीपेड ऑर्डर्स अब भी है कंपनी के पास। और कंपनी पावर ट्रांसमिशन में केपेक्स का देख रही है, जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वहाँ उसमें 400 करोड़ की कैपेसिटी है, जो कि केपेक्स के बाद 700 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और केपेक्स बाय सितंबर 2026 तक कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया था, त्रिवेणी ने रोल्स रॉयस मरीन के साथ भी एक एमओयू साइन करा था टुवर्ड्स इंडियन डिफेंस फॉर देयर जनरेटर्स एंड टरबाइन। तो ये काफ़ी अच्छा पुश है और आने वाले काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ये कॉन्फिडेंस देगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बार डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए।